Hello friends, I am Bimlesh Kumar Singh, and it was the desire in my heart to start online classes, and the vacancies have already come out by the USSEB. So in this section, I would like to just introduce you the section of the literature poetry, in which I am going to start the introduction of the poetry, and I will continue send you the videos especially based on the different terms in detail. So keep continue with me and enjoy the preparation, and if you have any precious suggestion you can send it through the comment, and if you just like it, please share, subscribe. Okay, thank you. Let's start. So in section first, first of all, uh, we should know that in the poetry section, chapter first, subjective and objective poetry. If we normally go through that we find that कि जो पोएट्री होती है उसको दो कैटेगरी में है, एक सब्जेक्टिव होती है और दूसरी ऑब्जेक्टिव होती है. द टू डिस्टिंग्विश्ड, उसमें जो दो सबसे बड़े अंतर होते हैं, व्हाट आर दे, इसको जो है समझाते हैं. पोएट्री ट्रीट्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर. दैट जो पोएट्री होती है वो दो प्रकार के सब्जेक्ट मैटर को जो है एक्सप्लेन करती है. जैसे दैट विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एक वो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के थ्रू सप्लाई होती है, such as deeds, events and the things we see around us. मतलब उसमें क्या एक्सप्लेन होता है, जो डीड्स कार्य होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एंड द थिंग्स वी सी अराउंड अस, जो हम अपने आसपास देखते हैं. एंड दैट विच इज सप्लाइड बाय द पोएट्स ओन थॉट एंड फीलिंग्स, और एक वो होता है जिसको पोएट अपने खुद के अंदर आने वाले विचारों से और भावनाओं से इंस्पायर होकर कंपोज करता है. द फॉर्मर गिव्स राइज टू द ऑब्जेक्टिव पोएट्री, और जो पहले वाला है जिसमें डीड्स, इवेंट्स एंड द थिंग्स के बारे में जो है आपको बताया जाता है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है. और जो मनुष्य के खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को लेके आती है, उसको ऑब्जेक्टिव थी कैटेगरी में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव पोएट्री के. द लैटर टू सब्जेक्टिव. In the one case, the poet functions as a detached observer. अगर एक दूसरे केस में देखें तो पोएट कैसे फंक्शन करता है, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में, डिस्क्राइबिंग व्हाट ही हैज़ सीन और हर्ड, जो कुछ भी उसने देखा है और सुना है उसका वर्णन करता है. इन द अदर ही ब्रिंग्स टू बियर हिज ओन रिफ्लेक्शंस अपॉन वॉट ही हैज़ सीन और हर्ड, जो भी कुछ उसने देखा होता है उसका वो रिफ्लेक्शन होता है, जो कुछ उसने सुना और देखा रहता है. द सेम सब्जेक्ट मे ऑफ कोर्स बी ट्रीटेड आइदर वे. ठीक है. इफ द पोएट व्यूज इट फ्रॉम विदाउट कन्फाइनिंग हिमसेल्फ, अगर कवि एक्सप्लेन करता है एनीथिंग खुद को शामिल किए बिना उसमें, दैट इज़ टू से merely to its एक्सटर्नल पार्ट में, हिज ट्रीटमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव, तब उसका जो ट्रीटमेंट है उसको ऑब्जेक्टिव में लिया जाएगा. एंड द पोएट्री विच इज़ गोइंग टू बी कंपोज्ड विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव पोएट्री. इफ़ ही व्यूज़ इट फ्रॉम विद इन, अगर वो विद इन की कैटेगरी में करता है, इट मीन्स इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन टू दैट. ठीक है, तो क्या करता है, गिविंग एक्सप्रेशन, दैट इज टू से टू द थॉट्स एंड फीलिंग्स इट अराउजेज इन हिज माइंड, हिज ट्रीटमेंट इज सब्जेक्टिव. One might put it more briefly by saying that objective poetry is impersonal. Very important thing students या friends, जो भी आप जान लीजिए कि जो सब्जेक्टिव
पर्सनल होती है एंड ऑब्जेक्टिव जो है इम्पर्सनल होती है. So this question can be just made for the preparation coming examination. Objective poetry is impersonal, subjective personal. In the former, the focus of attention is something that is outward. जो पहले वाला होता है मीन्स टू ऑब्जेक्टिव पोएट्री, उसका जो फोकस होता है वो एक्सटर्नल आउटवर्ड पे होता है. ए प्रेजवर्दी एक्ट, ए थ्रिलिंग ऑकरेंस, ए ब्यूटीफुल साइट. क्या होता है? एक ऐसा कार्य जिसकी प्रशंसा की गई हो, थ्रिलिंग ऑकरेंस हो, ए ब्यूटीफुल साइट हो. इन लैटर इट इज़ द पोएट हिमसेल्फ. और दूसरा जो होता है उसमें कवि खुद होता है. वट एवर द सब्जेक्ट मैटर में भी, कुछ भी हो सब्जेक्ट मैटर, हिज माइंड इज सेंटर्ड ऑन हिज ओन थाट्स. उसका जो पूरा का पूरा माइंड होता है वो खुद के अपने विचारों पे होता है एंड फीलिंग्स और अपने भावनाओं पर. द फॉलोइंग पोएम्स ऑन यूथ एंड एज. ओके, देयर इज ए पोएम जो नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ेंगे जिसकी टाइटल है यूथ एंड एज बाय शेक्सपियर एंड कॉलरिज रेस्पेक्टिवली, विल इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. वो बताएगा ये जो दो तरीके हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जिसमें वो इम्पर्सनल एंड पर्सनल होता है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ट्रू पोएम्स. शेक्सपियर्स इज ऑब्जेक्टिव, मेकिंग ए प्लेन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. शेक्सपियर के ऑब्जेक्टिव है. कॉलरिज पोएम इज सब्जेक्टिव, सॉरी शेक्सपियर्स ऑब्जेक्टिव होता है एंड कॉलरिज पोएम इज सब्जेक्टिव. इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डीप personal feelings aroused by the fact. So friends, let's proceed to the next page by which we will try to understand. And so with the help of any poem you can get the example after reading 2 or 3 lines of any poem. I think you are quite able, those who are preparing for the TGT and PGT examination, that whether the poem is or poetry is objective or subjective, but keep these things always in your mind, that what is the definition of the objective and what is the definition of the subjective poetry. So let me know and explain it with you. Earlier origin of the objective poetry. The origination of the objective poetry we will discuss here. Objective poetry is older than subjective. The primitive people among whom it developed, like the uncivilized races in some parts of the world today, were interested in what they saw and heard than in what they thought. वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा और सुना, इसके बजाय कि वो क्या सोचते हैं. They valued the experiences of their eye and ear more than the experience of their mind. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पोएट्री का दिख, ये वैल्यू किसको देते थे? एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर आई, अपनी आँखों को, ठीक है, और अपने कानों से सुने गए, इसके बजाय कि वो अपने माइंड से क्या सोचते हैं. डीप थिंकिंग में इवन हैव बीन अर्कसम टू देम. तो गहराई से सोचना शायद उनके लिए बहुत ही एक कष्टसाध्य काम था. Considering that their life was simple, composed more of action than of thought. And I think in primitive people they had not the capacity to think deep about any subject matter. That's why you can say the origination of the object poetry came first in the comparison of the subjective. Okay, so their poetry therefore क्या हो गई? डील्ड विद डीड्स, इवेंट्स एंड द थिंग्स दे सा अराउंड देम. तो उनकी पोएट्री क्या हो गई? उनकी पोएट्री उस बेस पे हो गई जो उन्होंने घटनाएं थी, कार्य थे और जो चीज़ों को उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया. एंड इट कॉल्ड फॉर लिटिल मेंटल एफर्ट फ्रॉम देयर हियरर्स. टू दीज पोएट्स ऑफ द डिम पास्ट वी ओ द कम्युनल बैलेट. और इसी में से हमको कम्युनल बैलेट भी मिलता है, which is pure poetry of action, affording little scope for personal reflection. तो ballad is somewhere not personal.
तो यहाँ पे बैलेट का बहुत जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। At that early stage in his development, man had not acquired a subjective outlook. अपने डेवलपमेंट में उसने कोई सब्जेक्टिव आउटलुक डेवलप नहीं किया, विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि सभ्यता का क्या है, एक उत्पादन है। द इपिक and the drama are two other forms of this objective poetry. So students, there may be some question in the question paper कि what kind of the epic and drama are, whether it is subjective or objective poetry. So remember these lines once again. I would like to just remove: the epic and the drama are two other forms of this objective poetry, in which, as in the ballad, the writer's personality remains in the background. राइटर्स की जो पर्सनालिटी होती है वो बैलेड में बनी रहती है. द लिरिक एंड द एलिजी विच बिलोंग टू लेटर टाइम्स, और लिरिक बाद में आया, इपिक और ड्रामा पहले आया था और ये जो लिरिक और एलिजी है ये बाद में आई. बिलोंग टू, हियर यू कैन से लेटर टाइम्स, रिप्रेजेंट द सब्जेक्टिव पोएट्री. तो यहाँ पे आप कह सकते हो इपिक एंड ड्रामा आर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पोएट्री and lyric and LG are the part of subjective poetry. Okay, so it's very important. And फिर हम देखते हैं in the division, more theoretical than practical. Though theoretically subjective and objective poetry belong to two distinct categories, दोनों बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. In actual practice, yet it is almost impossible to separate the one from the other, the most impersonal and therefore objective. इसमें कंट्रोवर्सी इसलिए हो जाती है कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने जिन चीज़ों को देखा, महसूस किया, आज का मानव जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है वो अपने तरीके से उसको देखता है, फिर उसको गहराई से सोचता है, फिर उसको एक्सप्लेन करता है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पोएट्री सब्जेक्टिव पोएट्री का रूप धारण कर लेती है. और अगर वो किसी सब्जेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया के व्यू से लगा के अगर उसको कंपोज करता है तो एक सब्जेक्टिव पोएट्री ऑब्जेक्टिव पोएट्री के रूप में चली जाती है. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें नहीं जानेंगे. यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, यहाँ पे देखिए, दैट इज़ कि आप इसको देख लीजिएगा एंड यू कैन मेक द नोट्स फ्रॉम दीज आल्सो. तो इसी चीज़ को समझाया गया है एंड आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन what is subjective poetry, what is objective poetry, and what are the basic examples of the subjective and objective poetry. If you will try to go deep, you have many resources on net as well as in books, but my attempt was to clear in the beginning, as you are the TZT PZT aspirant, to clear the concept of the objective and subjective poetry. So students, if you like it, please share, subscribe. Okay, and here is my WhatsApp number. If you have any kind of the problem regarding the notes, if you want, and query about the online classes, you can WhatsApp me on this. Thank you very much. Thank you.